नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों को हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को आरोह के गद्य खंड से नमक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखिका सजिया रज्जाद जहीर जी हैं। नमक कहानी की लेखिका सजिया सज्जाद जहीर की कहानी में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भ में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों का अप्रतिम विशेषता है। भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ के रहने वाले विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती हुई यह एक मार्मिक कहानी है। मर्म को छूने वाली, अर्थात हमारे मन अंतर मन की व्यथा को व्यक्त करती यह कहानी नमक, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर ने अपने पराये देश परदेश की प्रचलित विभिन्न धारणाओं पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानती है, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना देश मानते हैं। राजनीतिक अर्थ में उनका देश बदल चुका है, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो उनका जन्म स्थान है। कहानी में जब साफिया रिश्तेदार और मित्रों से मिलने लाहौर जा रही होती है, तब सिख बीबी उनसे लाहौर का नमक लाने के लिए कहती है, क्योंकि आज भी वह अपने देश के नमक की उन सोंधी खुशबू को अपने हृदय से नहीं निकाल पाई है। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं नमक। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाक की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर सौहार्द से रहते थे। विस्थापित का मतलब एक जगह से जाकर दूसरी जगह रहना, इसे विस्थापन कहते हैं। जैसे भारत के कुछ लोग पाकिस्तान में जाकर बस गए, वो विस्थापित कहे जाएंगे। पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आकर बस गए, इन्हें भी विस्थापित कहा जाएगा। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर और सौहार्द के साथ रहते थे। कहानी की एक प्रमुख पात्र सफिया एक कीर्तन में गई हुई थी। वहाँ उन्होंने सिख बीबी को देखकर पाया कि वह बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही है। उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी, तो उन्होंने भी अपनी बहू से साफिया के बारे में पूछा। उसकी बहू ने बताया कि यह एक मुसलमान महिला है तथा कल अपने भाइयों के साथ लाहौर जा रही है। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर। सिख बीबी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्हें साफिया के प्रति अपनत्व महसूस हुआ और वह उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए उपहार के रूप में लाहौर का नमक लाने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस तरह दोनों अपनी सीमाओं को भेदती हुई एक हो गई। साफिया अंततः अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुंच गई। वहां वह अपने सभी भाई, दोस्त और जानकारों से मिली। उसने वहां लगभग 15 दिन व्यतीत किए। उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला, परंतु वह सिख बीबी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को कभी नहीं भूली और उसने इस संदर्भ में अपने भाई से कहा, जो पुलिस में था, नमक ले जाने के लिए पूछा। उसने साफ मना कर दिया कि कानूनन यह सीमा के से नमक ले जाना जुर्म है। वह नमक को चोरी छिपे नहीं ले जा सकती। वह मानता है कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है। कानून के ऊपर प्रेम शालीनता का व्यवहार होता है। भाई ने फिर समझाते हुए कहा, आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता से साफिया की आंखों में आंसू आ गए। भारत आने से पहले साफिया ने रात को सामान तैयार करना शुरू कर दिया। उसका सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया।
केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीबी के लिए नमक की पुड़िया कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कीनू की टोकरी में वह नीचे नमक की पुड़िया को छिपा देगी, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते हैं। इस तरह से नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीबी के पास पहुंच जाएगा। सामान को पूर्णतः व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात साफिया सो गई। वह स्वप्न में लाहौर के 15 दिन उनकी सुंदरता, अपने भाई, मित्र आदि को देख रही थी। स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा न आने की चिंता भी थी। उसे सिख बीबी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके सब दिखाई दे रहा था। अकस्मात कीनू की टोकरी से हाथ टकराने से उसकी आंखें खुल गई, अर्थात नींद भंग हो गया, जिससे उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहते हैं। रेलगाड़ी में बैठने से पहले प्रतीक्षालय में बैठी साफिया चाय पीती हुई कीनुओं की टोकरी में रखी कीनुओं से ढकी नमक की पुड़िया को देख रही थी। उसने सोचा कि वह यह उपहार छिपा कर नहीं ले जाएगी, अतः उसने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताकर नमक की पुड़िया उसकी मेज पर रख दिया। सारी कहानी सुनने के बाद कस्टम अधिकारी ने यह बताते हुए कि यह दिल्ली का रहने वाला है, उसने नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी और कहा, यह मोहब्बत का तोहफा छिपा कर मत ले जाओ। मोहब्बत तो कस्टम से इस प्रकार निकल गई कि कानून को पता ही नहीं चला। अंत में कस्टम अधिकारी ने साफिया से कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा, लाहौर अभी भी उनका और दिल्ली मेरा वतन है। भारतीय सीमा के कस्टम अधिकारी अमृतसर में उनके सामान की चेकिंग करने लगे, जांच करने लगे। अतः उन्होंने एक अधिकारी को इस विषय में बताया। तब उस अधिकारी ने नमक की पुड़िया सफिया को देते हुए यह कहा कि वह तो ढाका से है। उसने अपने दोस्त के द्वारा दिया गया उपहार दिखाया, जिससे यह पता चला कि वह ईस्ट बंगाल से संबंध रखता है। कस्टम अधिकारी सुनील दास ने अपने देश ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाफ कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ इंडिया में होता है, परंतु हमारे यहाँ के डाफ की बात ही कुछ अलग है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। जब साफिया अमृतसर के पुल की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, तो वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए कस्टम अधिकारी चुपचाप खड़ा था। साफिया यही सोच रही थी, किसका वतन अर्थात देश कहाँ है। कस्टम के इधर या उधर दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन सीमाओं से एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोका गया है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं, आप इसका उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया? साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी था। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था? साफिया के मन में यही द्वंद्व था, अगर मैं नमक नहीं ले जा पाई तो पक्के मुसलमान, सच्चे मुसलमान की यह पहचान है, जो जुबान दी जाती है उसकी लाज रखी जाती है। अगर मैं नमक नहीं ले जाती हूँ तो मैं सच्ची मुसलमान नहीं कही जाऊँगी, और अगर ले जाती हूँ तो कस्टम अधिकारी पकड़ लेंगे तो हमारे भाई की बेइज्जती होगी। जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अफसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़ा था? कस्टम अधिकारी का हृदय मानवीय भावनाओं से भर गया था। वह सोच रहा था, भारत पाकिस्तान का विभाजन लोगों के दिलों को नहीं बांट पाया। हमारी संस्कृति भाषा जब एक थी तो विभाजन की आवश्यकता ही नहीं थी। कस्टम अधिकारी के अनुसार भारत पाक विभाजन ने
सीमा के दोनों तरफ के विस्थापितों को राजनीतिक बाधा के कारण अलग तो कर दिया, किंतु उनके दिल आज भी जुड़े हैं। यही सब बातें कस्टम अधिकारी सीढ़ी के पास सिर झुकाकर खड़ा सोच रहा था। लाहौर अभी तक उसका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है, जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। भारत में जन्मे लोग आज पुनर्वास के कारण अपने आप को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मानने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली में जन्मा कस्टम अधिकारी, ढाका में जन्मा सुनील दासगुप्त और लाहौर में जन्मी भारतीय सिख बीबी अपने जन्म स्थान को कैसे भूल सकते हैं। विभाजन की त्रासदी ने उन्हें अपनी जन्मभूमि से तो अलग अवश्य कर दिया, परंतु उनके मस्तिष्क की स्मृति और भावनाएं सिमटी नहीं जा सकती, समेटा नहीं जा सकता। व्यक्ति कभी भी अपना वतन छोड़कर नहीं जाना चाहता और न ही उसे भूल सकता है। नमक को ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषता स्पष्ट करिए। लेखिका साफिया सर्वधर्म प्रेमी, दृढ़ संकल्पी, स्पष्टवादिनी और साहसी महिला है। वह सिख बीबी की अंतर्मन की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने भाई तक से कानून के विषय में बहस कर लेती है। अपना वादा पूरा करने के लिए वह किसी प्रकार का कष्ट परेशानी सहने के लिए तैयार है। उसमें कस्टम अधिकारी से बात करने का साहस भी है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता नहीं बढ़ जाती। तर्कों और उदाहरण के जरिए स्पष्ट करिए। नमक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सीमा के दोनों तरफ के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती हुई कहानी है। लोगों का धार्मिक आधार पर बंटवारा तो कर दिया गया, पर लोगों के मन की भावनाएं पृथक नहीं हो पाई। जनता का लगाव मूल स्थान से बना ही रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली और ढाका आज भी अपना वतन मानते हैं, क्योंकि वे लोग वहाँ जन्म लिए थे, इसलिए उनके मन में उसके प्रति अटूट आस्था थी। यह स्पष्ट हो जाता है कि मानचित्र पर लकीर खींच देने से संस्कृति और जनता नहीं बढ़ जाती। नमक कहानी में भारत पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमक भी घुला है, अर्थात स्वाद भी घुला है। इस कहानी में भारत पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन का स्वाद घुला है। इस भाव को यह कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जब साफिया अपने भाई से, जो पाकिस्तान का निवासी है, नमक ले जाने की बात करता है, तो भाई का उत्तर उसे एक गहरी सोच में डाल देता है। इस आरोपित भेदभाव के विपरीत सिख बीबी व साफिया कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त के व्यवहार में जो स्नेह और सम्मान है, उससे लेखिका यह बताना चाहती है कि जनता इस भेदभाव को नहीं चाहती। ढाका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लाहौर हो, सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वहाँ रहने वाले लोगों के दिल नहीं बांटे जा सकते। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में फिर नए पाठ में नए ऑडियो के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।